ऐतिहासिक दिन है जहां पर चंद्रयान 3 दरअसल मून लैंडिंग की तैयारी करेगा और ये सब आपको दरअसल यूट्यूब पर देखने को मिलेगा क्योंकि इसरो वो लाइव फीड भी पेश करने वाली है और साथ ही साथ शाम मार्केट बंद होने के बाद तसल्ली से आप वो फीड देख सकते हैं। CNBC आवाज पर भी हम आपके लिए वो खास पेशकश लेकर आएंगे। लेकिन भारतीय बाजार में क्या आज चांद पर पहुंचने की तैयारी है या नहीं, वो एक बड़ा सवाल है, जहां पर ग्लोबल संकेत आप देखिएगा एक बार फिर कुछ मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। कल ओवरनाइट हमने देखा है नैस्डैक में जबरदस्त तेजी, लेकिन डाउ नहीं चला। डाउ इनफैक्ट डे लो से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन वहां पर काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। वो संकेत आपकी स्क्रीन पर धीरे धीरे करके आएंगे। SGX निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एशिया से जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल कुछ फिलहाल मिक्स्ड है। निकेई ने एक थोड़ी सी लीडरशिप ली है। कुछ देर में हम देखेंगे हांगकांग के मार्केट ऑफ कोर्स कारोबार की शुरुआत करेंगे और गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 4 पॉइंट नीचे है। लेकिन ध्यान रहे, जब हम कल भारतीय बाजारों को छोड़ रहे थे और कल आपको याद होगा सेशन की शुरुआत दरअसल मजबूती के साथ हुई, जैसे जैसे दिन चढ़ा मार्केट में मोमेंटम आया, लेकिन जो फाइनल क्लोज था वो 19,400 के नीचे ही देखने को मिला है। हम लगभग 19,393 पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। दिन की ऊंचाई 19,425 की थी। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखेंगे तो 44,000 के करीब पहुंचे। इनफैक्ट 44,002 पर क्लोज बनता दिखाई दिया, लेकिन डे हाई वो 44,100 का था। वहां पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा था। मिड कैप्स के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत तगड़ा ट्रेंड अच्छी खरीदारी का साबित होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कल जब हम भारतीय बाजारों को छोड़ रहे थे तब हमने नजर डाली थी डाउ और नैस्डैक के ट्रेड्स पर। वो तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नैस्डैक इशारा कर रहा था मजबूती का, करीब 90 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी और डाउ में दरअसल 100 पॉइंट तक के गेन्स देखे जा रहे थे। वो डाउ फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूं। आज सुबह में जब हम लौटे हैं तो नैस्डैक में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट नैस्डैक के इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। डाउ ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखा रहा था, हालांकि डाउ में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। और एक और बड़ी चीज जो दरअसल हुई है कल अमेरिकी मार्केट्स में, अगर आप वो ट्रेजरी यील्ड का डेटा देखें तो 10 साल की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल के हाईस पर पहुंचती हुई दिखाई दी और ये एक ट्रिगर पॉइंट था जिस पर आज सुबह में ज्यादातर एशियाई बाजार भी ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। कल जब हम बाजार मार्केट को रैप कर रहे थे 4.29% की यील्ड थी, जो आज सुबह में आप नोट करेंगे 4.35% पर आ गई है। डॉलर इंडेक्स में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, लेकिन हाँ ये यील्ड है जिसमें बड़े चेंजेस बनते दिखाई दिए। ये क्या ट्रिगर पॉइंट था, इसे कैसे पढ़ना चाहिए और दूसरी क्या फैक्टर्स है जिसके चलते नैस्डैक कर रहा है आउट परफॉर्म, लेकिन डाउ में थी थोड़ी सी सुस्ती। नीरज जी हमारे साथ है, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ वीरू आपको बताएंगे कि आज के लिए डेटा पॉइंट्स को कैसे पढ़ना है, आज की रणनीति क्या है। कुछ देर में सुमित को जोड़ेंगे स्टॉक्स न्यूज लेकर। लेकिन कल का सत्र, नीरज जी गुड मॉर्निंग, बड़ा दिलचस्प। नैस्डैक और खासतौर से जो एनवीडिया की आप बात कर रहे थे, नतीजे आए नहीं है लेकिन स्टॉक बस चले ही जा रहा है और अपग्रेड पर अपग्रेड। या एक्चुअली कल HSBC ने अपग्रेड किया, उसके बाद स्टॉक चला और उनको लगता है कि अभी भी बहुत तेज़ी रहेगी। इस तरह की घटनाएं जब भी होती है तो ध्यान रखना चाहिए, या तो वो प्राइस्ड इन है या नतीजे उतने अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि रिजल्ट से पहले अपग्रेड की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने किया और नैस्डैक सिर्फ इसी वजह से चला है। और टेस्ला में थोड़ा सा मूवमेंट था, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था। नैस्डैक को भी नीचे ही होना चाहिए था। तो नेट में मानता हूँ यूएस मार्केट कल रेड में बंद हुआ है। प्रॉब्लम वही थी जो बॉन्ड की है, और ये सिर्फ अमेरिका के नहीं है। अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट में आप देखिए सबके बेंचमार्क जो 10 ईयर्स बॉन्ड थे वो हाईस पे चले गए। यूएस के तो 2007 के बाद गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हर्षदा इसमें कि 2008 में वो ग्रेट क्रैश आया था, उससे ठीक पहले ऐसी बॉन्ड यील्ड राइज हुई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसा कुछ होने वाला है, लेकिन बॉन्ड यील्ड का इशारा आप समझिए, इतनी हाई बॉन्ड यील्ड जाना अच्छी बात नहीं है। ये दिखा रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जेरेमी ग्रंथम का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो CIO है GMO फंड के। वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आना तय है। तो उनसे पूछा गया कि फेड ने तो खारिज कर दिया है कि सॉफ्ट लैंडिंग तक नहीं होगी, लैंडिंग ही नहीं होगी एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फेड हमेशा गलत पढ़ने के लिए गारंटी देता है कि वो हमेशा गलत पढ़ेगा और वो रादर बबल को पुश करते हैं।
तो इस तरह की बातें अगर मार्केट में होने लगे बड़े फंड्स की तरफ से तो एक चिंता होती है। दूसरा, आपको केवल एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह बता दूं, चीन का कितना असर हो रहा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि BHP बिलिटॉन का कल रिजल्ट आया है जी। और उन्होंने 37% अपनी जो है अर्निंग्स डाउनग्रेड मतलब गिरी है उनकी फुल ईयर में, और जितने एस्टिमेट से सबको मिस किया उसने। जो उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आयरन ओर, उसका प्रॉफिट 23% गिरा है। कोल का प्रॉफिट गिरा है, जबकि प्रोडक्शन आयरन ओर का बढ़ा है। कोल का 47% प्रॉफिट गिरा है, कॉपर का 22% प्रॉफिट गिरा है। अगर बिलिटॉन इस तरह के खराब नतीजे पेश कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का असर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मार्केट में एक दिक्कत है। तीसरी अमेरिका से ही दिक्कत ये है कि अमेरिका में जब कोविड आया था उस समय सरकार ने बहुत कैश बांटा था, $1500 आर्ली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से दिए गए थे। तो उससे करीब $3 ट्रिलियन लोगों ने अपने सेविंग बैंड में इकट्ठा कर लिए थे। $2 ट्रिलियन खत्म हो चुके हैं। $1 ट्रिलियन जो बाकी बचा है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और मेरे ख्याल में क्रिसमस से पहले वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम लोग कहते थे ना कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव, बहुत तेज़ी वाला है, तो अभी पैसे भी नहीं बच रहे लोगों के पास। और एक और छोटा सा अंदाज़ा कि इस समय यूएस की मिनिमम वेज एनुअलाइज्ड कितनी थी, पहले थी $69,000, अब वो पहुंच गई $78,000। अब आप सोचिए कि मतलब मैं वही पढ़ रही थी कि लोग कह रहे हैं नई नौकरी के लिए हमें कम से कम $80,000 चाहिए। एग्जैक्टली, वेज ग्रोथ बढ़ी है, जॉब्स की कमी नहीं है, इकोनॉमी में पैसे नहीं है, मतलब एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन बनती जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए ग्लोबल मार्केट से। हालांकि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं पता नहीं, जापान में भी इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, ये देखिए, आप उनकी इकोनॉमी में आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, लेकिन जॉब्स की कमी नहीं है। हाँ, पर कुछ काम है तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि स्कार्सिटी आ गई है ना। अब वो कमी की वजह से हायर वेजेस पे और हायर प्राइसेस पे चीज़ें हो रही हैं। तो इससे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मुझे तो ये चिंता है। वैसे वहाँ पे सैलरी अच्छी है, $80,000, वहाँ के हिसाब से पता नहीं क्या है। वहाँ के हिसाब से पता नहीं कितनी होगी, हमारे हिसाब से तो अच्छी है। हमको तो आधी मिल जाती तो है। फिर आपको ऐसी नौकरी ढूंढ रही है कि भारत में रहकर आपको डॉलर में पैसे बनाए। ज़्यादा नहीं, $50,000 ही मिल जाए बहुत। If wishes were horses। चलिए, तो ये फिलहाल संकेत, तो आप क्या कहेंगे कि ये इसको संकेत को पॉजिटिवली पढ़ना है या फिर एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक? नेगेटिव पढ़ना, बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड मार्केट की वजह से अपनी करेंसी पे असर आएगा। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव पढ़ना चाहिए आज। चलिए, हाँ, वो बॉन्ड मार्केट का डर तो बनेगा ही और वो इनफैक्ट एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है। लेकिन याद रहे, आज मंगलवार है और आज फाइनेंशियल निफ्टी की दरअसल एक्सपायरी होगी। और पिछले 3 सेशंस में वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि हुआ क्या है। देखिए, 8 अगस्त वाला जो सत्र था वहां पर 27 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में। थोड़ी सी फीकी एक्सपायरी रही। 1 अगस्त वाले सत्र में हमने देखा था निफ्टी करीब 20 पॉइंट जाकर नरम पड़ा था, 19,733 के लेवल्स आए थे। और 25 जुलाई वाला जो सत्र था 19,680, वो डेटा पॉइंट लेकर आइए जो हमने तैयार किया था, 8 पॉइंट, बहुत ही मामूली बढ़त के साथ दरअसल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी थी। तो पिछली 2 जो एक्सपायरीज थी वो एक सॉफ्टर नोट पर हुई हैं और आज इंटरनेशनल क्यूज हमने समझ लिए हैं नीरज जी से। अब वीरू बताएंगे कि कल के मद्देनजर आज सेटअप कैसा बन रहा है और किन लेवल्स के आसपास किस तरह के मूड के साथ आज ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होने के आसार बन रहे हैं। वीरू बताइए, क्या स्थिति आप समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे ओवरऑल माहौल जो कल हमने देखा 19,400 पर पहुंचे लेकिन वहां टिक नहीं पाए? जैम, हर्षदा गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी भी स्टैट्स रेंज बाउंड है हर्षदा। कल भी हमारी अप्रोच रेंज बाउंड ही रहने की थी, मतलब रेंज में ही रहेगा बाजार। और जो शुक्रवार के लोज हैं, जब तक वो अब वॉलेट नहीं होते ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक, तब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रुख नहीं है। उनके ब्रीच होने का इंतजार करेंगे या फिर कोई डिसेंट लेवल आए शॉर्ट करने का तो शॉर्ट करेंगे। कल हमारी अप्रोच क्या थी? इंडेक्स एक रेंज में रहेगा, बट द मोमेंट निफ्टी विल क्रॉस 19,377, पिवट पॉइंट क्लियरली मेंशन था, यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 19,420। 420 पे एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका इंट्राडे हाई था। लेकिन अभी हम 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी के बिल्कुल नजदीक नहीं गए और निफ्टी बैंक वेल इन दैट रेंज 44,100 43,800 उसके बीच में रहा। देखिए, आज 2-3 चीजें हैं हर्षदा। रिलायंस का कल का क्लोज खराब था और दूसरी बात, पूरी कमेंट्री में रिलायंस के साथ साथ एक HDFC बैंक
सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एक स्टेबिलिटी आई, बट एचडीएफसी बैंक के कोलैप्स होने का फियर इस पूरी रणनीति का एक भाग होगा। बस ये 1580 और 1575 की रेंज को वॉलेट ना करे। ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं आज के सेशन में। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? मैंने क्लियरली पहले कहा कि इट्स स्टिल अ रेंज बाउंड मार्केट। आपकी स्क्रीन पर हर्षदा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगे। कल एफआईज की तरफ से कैश की सेलिंग फिर से आई, 1900 करोड़ रुपए की और 626 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। हालांकि एफआईज ने इंडेक्स कल बाय किया 211 करोड़ रुपए का, 1977 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 824 कॉन्ट्रैक्ट। और एक और चीज अच्छी हुई हर्षदा कल की, एफआईज ने कल 1,55,000 पुट लॉन्ग करके लगभग 1,90,000 पुट शॉर्ट की। मतलब पिछले कई सेशंस के बाद कल उनकी तरफ से पुट शॉर्ट आई है। पुट शॉर्ट मतलब बेस, पुट शॉर्ट मतलब आपका एक लेवल समर्थन के तौर पे काम करेगा। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में कल उनकी तरफ से बहुत दिनों बाद बाइंग आई 2000 करोड़ रुपए की, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 8800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। थोड़ा डेटा ठीक ठाक है, मतलब एटलीस्ट बाजार बेस को रिस्पेक्ट करेगा। निफ्टी की कॉल से पुट्स लेके आइए। आज अभी भी 19,400 जिसका जिक्र अभी आपने किया, 19,500 और 19,600, इन तीन स्ट्राइक्स पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। काफी बड़ा वाई खड़ा हुआ है। 400 पे 1 करोड़, 500 पे 99 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़, और 600 पे लगभग 82 लाख है। यहां करीब 2.25 करोड़ शेयर खड़े हैं, आई मीन क्लोज टू 3 करोड़। ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जब ये आएगा 19,500 तो शायद बाजार फिर एक बार सेल के बारे में सोचे, लेकिन अभी नहीं। नीचे 19,300 ने करीब करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई अपनी तरफ खींच लिया है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पिरामिड्स को एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। ये वाइल ब्लू और वाइल लाइट कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास टिल द टाइम क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट नहीं होते और रीगेन नहीं होते, हमारे पास यही छोटी सी रेंज है। कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, बेस वन इन एनी सर्कमस्टेंसेस, जब मैं कह रहा हूं रेंज, तो मेरी रेंज का लोअर एज है इट्स 19,317 और 19,267। जब तक ये है, इस जोन के पास एक बाय का ट्रेड काम करेगा। डिसाइसिव शॉट बनेगा बिलो 267, 250 अगर वॉलेट हो रहा है तो। उससे पहले इस जोन के ऊपर के किसी भी कंट्रोल्ड डिप को बाय करने की कोशिश करेंगे। और हर्षदा, हमारा एग्जिट जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगेन दैट 421, 19,421, 436। निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओनली इफ वी सस्टेन अबव 436। इन दैट सर्कमस्टेंसेस हम 482 और 510 का एक स्विंग जनरेट कर सकते हैं। 482 क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलिंग 20 डे में। ऐसे रखेंगे अप्रोच। टिल द टाइम इस रेंज को आप ट्रेड करिए, यही रेंज है। निफ्टी बैंक स्टिल आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे हर्षदा। मैं फिर कह रहा हूं, सारे स्टॉक फ्यूचर स्टेबल हो रहे हैं। कल कोटक भी कोलैप्स होने से बच गया, बट एचडीएफसी बैंक एक रिस्क है इसके स्ट्रक्चर को। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे हर्षदा। 44,000, 44,1, 44,2, 44,3, इन पूरे रेंजेस में 300 पॉइंट के सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स बैठे हैं, बड़ी ग्रिप लेके बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि कॉल पुट्स दिखाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पिरामिड्स में कोई दिक्कत है। और 44,000, 43,900, 43,800 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी खड़े हैं। इस जोन को कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने हर्षदा ग्रैब कर लिया है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर है 43,800, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, बेस वन लिखे आइएगा, 43,800 हमारा एक बेस है। यहीं पर हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो टिल द टाइम वी हैव 43834 बेस वन और 641, इसके ऊपर के कंट्रोल डिप को बाय करेंगे। एग्जिट जोन हमारा अभी भी हर्षदा 44,099 रेजिस्टेंस वन और 44,195 का जोन रहेगा। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्रॉन्ग स्विंग तभी आएगा जब आप 44,195, 268 है फॉलिंग 10 डे में, इस जोन को पार करेंगे, तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 44,533 और 588 मिलेगा। उससे पहले हर्षदा दोनों इंडेक्सेस रेंज बाउंड। हर्षदा, वो टू यू। ठीक है, तो क्लियरली एक सीमित दायरे वाला कारोबार बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स और निचले लेवल्स में कितना मौका मिलेगा आपको प्ले का, वो देखना जरूरी है। और देखते हैं आज फिर इवेंचुअली किस करवट बैठता है एक्सपायरी के दिन। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के दिन बैंकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए, अब सुमित को जोड़ लेते हैं, जो आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स पर दरअसल आज फोकस है खबरों वाला, क्या फ्लेवर दिखाई देगा आज मार्केट में। सुमित।
यहाँ भी डल डे है थोड़ा सा, आज खबरें बिल्कुल ही ड्राई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ी देर पहले कुछ खबर आई थी एसजीएस इंटरप्राइजेस को लेकर TV18 के सोर्सेज के हवाले से कि 30% इक्विटी का आज एक ब्लॉक हो सकता है, एक बड़ा ब्लॉक जो कि एसजीएस इंटरप्राइज में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है 541.50 के दाम पर। और ये एवरग्राफ होल्डिंग की जो पूरी होल्डिंग है, करीब करीब 34% होल्डिंग है, उसमें से वो 29.53% हिस्सेदारी का एक ब्लॉक करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और बाकी सैंडर्स कंसल्टिंग भी करीब 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगा। तो ये रीसेंट आईपीओ और उसके बाद की जो लिस्टिंग के बाद से अब ये प्रक्रिया होते हुए करीब 580 रुपये पर शेयर यानी 6.5% पर के डिस्काउंट के ऊपर ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ी देर पहले एक और खबर आई थी ग्लेनमार्क की भी, जहाँ पर ग्लेनमार्क ने यूएस से एंटी ट्रस्ट के साथ एक केस रिजॉल्व किया है और ये इस सेटलमेंट के तहत कंपनी जो है करीब करीब $3 करोड़ के आसपास पे करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर भी आप नज़र बना कर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों में यूनियन बैंक, जहां पे बोर्ड ने QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है और QIP जो है वो आज से खुला है। टाटा पावर, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने टाटा मोटर्स के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। ये 9 मेगावाट के एक पावर परचेज एग्रीमेंट है कंपनी के एक प्लांट को लेकर, टाटा मोटर्स के प्लांट को लेकर, तो पंतनगर कैंपस को लेकर। तो इस लिहाज से भी आप टाटा पावर के ऊपर नजर रखेंगे। अदानी ग्रुप में ऑलरेडी आप तेजी देख ही रहे हैं। एक और ट्रिगर आया कि अदानी इंटरप्राइजेस के प्रमोटर ग्रुप कैंपस ट्रेड ने 7 से लेकर 18 अगस्त के बीच में करीब करीब 2.25% हिस्सेदारी खरीदी है और अब 67 से बढ़ के रफली 70% के आसपास की हिस्सेदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जहां पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने एक 6.5 एकड़ ज़मीन के लिए का एक्विजिशन किया है और गोइंग फॉरवर्ड्स को फर्दर डेवलप करेगा, तो एक अपडेट उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। और लास्टली आरपीपी इंफ्रा के प्रमोटर्स जो हैं वो करीब ₹57.33 के दाम पर रफली 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी का एक्विजिशन करेंगे। ये एक अपडेट कल देर शाम आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस लिहाज से आप आरपीपी इंफ्रा पे भी नजर रख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स दरअसल आज रेडार पर रहेंगे। अच्छा, आज का दिन कैलेंडर वाइज आपको मैं बता दूं, एक तो जोहानिसबर्ग में 15वीं ब्रिक्स समिट शुरू होती हुई दिखाई देगी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। शी जिनपिंग वहां पर मौजूद रहेंगे। सवाल ये उठ रहा था कि व्लादिमीर पुतिन इन पर्सन तो नहीं जाएंगे लेकिन एड्रेस कर सकते हैं वर्चुअली। और साइडलाइंस पर क्या शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक होने वाली है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीरज जी, क्या लग रहा है? क्योंकि एजेंडा में ऐसा कोई मेंशन नहीं है दोनों तरफ से, लेकिन क्या ऑफ द कफ कोई मीटिंग होगी? आमने सामने आएंगे तो, लेकिन बैठेंगे क्या? हाँ, मुझे लगता है बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना ब्रिक्स के देशों में एक्चुअली झगड़ा भी चल रहा है ना, चीन एक्सपेंड करने का रहा है जी। तो भारत ये कोशिश करेगा कि एक तो वो ना हो, दूसरा ऑफ कैम मीटिंग, ऑफ कैम कर रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जो इस समय युद्ध की वजह से फूड इन्फ्लेशन एस्केलेट हुआ है, तो शायद उसके लिए मनाया जा सके कि ब्लैक सी से शिप को गुजरने दिया जाए, क्योंकि वो इंडिया के भी फेवर में और पूरी दुनिया के फेवर में है और ब्राज़ील कमोडिटी इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से बातचीत होगी। एग्जैक्टली। बॉर्डर पे जो टेंशन है उसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। देखिए, वो बातचीत मतलब वैसे हो तो उसका कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप ऑफिशियल फोरम पे आके कोई स्टेटमेंट ना दें। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई खास काम होगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पोजीशन अलग अलग है। करेक्ट। तो उस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत होगा बात, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैठक है और वहां से देखते क्या निकल कर आएगा। अच्छा, साथ ही याद रखिएगा कि आज एक आईपीओ खुलने वाला है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। 162 करोड़ का यहाँ पर ये फ्रेश इशू है। बाकी ओएफएस है, करीब 1.75 करोड़ शेयर से बेचेंगे ओएफएस के जरिए। प्राइस बैंड 102 से 108 के बीच है। इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे दिन के दौरान। और साथ ही साथ फिर शाम को यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा पर भी मार्केट की नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ये जो बॉन्ड यील्ड में एक्शन बनता दिखाई दिया है, उससे कमोडिटी मार्केट का एक्शन कैसा रहेगा, उस पर फटाफट से एक व्यू आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर हमने आज पर्सपेक्टिव लिया है कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव से। और रविंद्र राव कह रहे हैं कि एमसीएक्स में कॉपर में आज का जो ट्रेड है वो तेजी का बनेगा। टारगेट 732 का रखना है, स्टॉप लॉस 725 का रहेगा। चांदी पर ये दाव खेल रहे हैं तेजी का, और यहाँ पर 72,000 के लिए मौका तेजी का होना चाहिए। स्टॉप लॉस 70,780 के आसपास आप लगाएंगे तो बेहतर है। तो कॉपर और साथ ही साथ चांदी, ये दो फैक्टर्स है जो आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर आज ट्रेड का मौका दिख रहा है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आपके लिए गिफ्ट निफ्टी का स्तर स्क्रीन पर रख देते हैं।
4 पॉइंट नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में। अब 15 पॉइंट की नरमी के साथ कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। एशिया में निक्केई के मार्केट में तेजी बनी हुई है। हांगकांग के मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो थोड़ी सी फ्लैटिश होती हुई और अब करीब 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है हांगकांग। तो एशिया में तेजी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अपनी चाल को मजबूत नहीं कर पाया है। लेंगे एक ब्रेक के बाद सीधा सौदा में आपको बताएंगे नीरज और सुमित ऐसे स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा खबरों के बाद।